बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतानी हथियार। जिंदगी की वो रात भी अजीब होती है जब बेतहाशा अंधेरों में भटकते हुए आगे बढ़ो तो अंधेरे महताब निगल चुके होते हैं। हमारे अतराफ अनगिनत सदाओं का एक ऐसा जंगल है जहां हम भटकते हैं, हर गुजरते लम्हे की आंख में खटकते हैं। राख होने वाली है, शाम होने वाली है, रोशनी में सायों का एक मेला सा था, मगर वो तन्हा थी। मौत की पनाहों से जिंदगी निकलती है, जुल्म करने वालों से जुल्म बर्दाश्त करने वालों तक एक ऐसी कहानी जिनकी हंसती बसती दुनिया में जहरीले लोगों ने ऐसा जहर फैलाया कि जिंदगी मिटती चली गई। सुबह का सूरज बुझता चला गया। दौलत की हवस में अंधे होते जाने वाले सफाक शिकारियों का भयानक खेल, एक अनोखी कशमकश का आगाज। मुसन्निफ एंड्रयू ने आंखें खोलकर पलकें झपकाईं। वो डिक टेप के साथ कुर्सी के साथ बेदस्तों पा बंधा हुआ था, मुंह भी बंद था। सामने सोफे पर लेजा भी इसी की तरह बंदी बैठी थी। ग्लाइकॉन इन दोनों के दरमियान खड़ा था। उसके दोनों हाथों में दो काले सांप थे जो उसके तवाना बाजुओं के गिर्द लिपटे हुए थे। एंड्रयू के बदन में दहशत की लहर उठ गई। उसकी नजर अपनी शर्ट के खून के धब्बों पर गई। उसे बहुत करीब से शूट किया गया था और वो जिंदा था। फायर स्टन गन का था। ग्लाइकॉन एंड्रयू के करीब बैठ गया। वकील ने सांप को देखा जिसका सर डायमंड की तरह था। सांप कॉटन माउथ मोकाजन था। वकील की दहशत और बढ़ गई। ग्लाइकॉन ने सांपों को गर्दन के करीब से पकड़ा हुआ था। सांप मोटी रस्सी के मानंद इसकी बाजुओं से लिपटे हुए थे। मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होगे कि मैं इस वक्त अचानक तुम्हारे घर में क्यों मौजूद हूं, ग्लाइकॉन ने कहा। नहीं, वकील ने कमजोर आवाज में कहा। शायद तुम निगरानी से भड़क उठे हो। उसका इशारा FBI की तरफ था। वो तुम्हारे लिए मसला होंगे, मेरे लिए नहीं। ये बताओ कि हीरे कहाँ हैं? ग्लाइकॉन ने सांप वाला एक हाथ आगे किया। ये आदमी को खत्म तो कर देते हैं, लेकिन मौत बहुत अजियतनाक होती है। ओह, तुम दोनों तो बोल ही नहीं सकते, मैं कुछ करता हूं। उसने साथ लाए हुए बैग में से एक सांप को मुकीद कर दिया। एक अब भी उसके हाथ में ही था। इसका जहर खून के खुलियात को तबाह कर देता है, गोश्त गला देता है, अजलात के टिश्यूज को भी तहलील कर देता है। तबाकुन असरात नाकाबिले बयान है, ग्लाइकॉन कह रहा था। दफतन एंड्रयू की दहशत यकलख्त रफा हो गई। हीरो का बताए या फिर ना बताए, ग्लाइकॉन ने मार तो देना था। भलाई की उम्मीद रखना बेमायने था। मैं तुम्हारा मुंह खोल रहा हूं, शोर मत मचाना। उसने सांप को वकील के चेहरे के करीब किया और होंठों पर से टेप हटा दी। मुझे तुम्हारे फरार के मंसूबे का इल्म है। मैं ये भी जानता हूं कि हीरे यहां पर हैं। हीरो के बारे में बताओ और निकल जाओ, ग्लाइकॉन ने कहा। मैं भी जानता हूं कि तुमने मुझे खत्म कर देना है, एंड्रयू ने बेखौफी से कहा। तुम गलत समझ रहे हो। हम दोनों के पास वक्त कम है। वक्त जाया मत करो, ग्लाइकॉन ने सर्द लहजे में कहा। हीरे यहां पर नहीं है, एंड्रयू ने जहन बना लिया था। लेकिन अगली लम्हे उसकी मंतक हवा होगी। वो भूल गया था कि सामने कौन है। ग्लाइकॉन फुर्ती से पलटा और सांप का मुंह लिजा की कोहनी के नीचे बाजू पर रख दिया। लिजा की चीख हलक में ही दम तोड़ गई। बचने की नाकाम कोशिश के साथ वो सोफे पर लुढ़क गई। शफाफ जिल्द पर सांप के काटने के दो निशान नजर आ रहे थे। रंग फक था, आंखों में मौत के साए नाच रहे थे। सोच लो, एक और मौका देता हूं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मेरे लिए भी अच्छा ना होगा। मसलन तुम्हारा डच साइट वाला मैकेनिज्म। तुम मरोगे तो साइट पर लॉग ऑन नहीं होगे और उनका निजाम हरकत में आ जाएगा। मैं बेखबर नहीं हूं। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मुकम्मल मजबूर नहीं हूं। एक हद तक सब्र करूंगा। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। सिर्फ एक मिसाल डच साइट एक्स ने हीरो की दी है। ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। खैर, फिलवक्त हीरो का बताओ और निकल जाओ। तुम मुफलिस नहीं हो जाओगे, तुम मजीद कमा सकते हो, ग्लाइकॉन कह रहा था। एंड्रयू के तासुरात बदल गए। उसने लिजा की तरफ देखा। मैं बता दूंगा, लेकिन लिजा का क्या होगा? एंड्रयू ने कहा। इसके पास मोहलत है, बर वक्त अस्पताल जाएगी तो बच जाएगी। मैं निकलूंगा तो इसको अस्पताल लेकर जाना। कह देना लॉन में पानी देते हुए इसको सांप ने काटा था। हाँ, देर हो गई तो इसका बचना मुश्किल है, ग्लाइकॉन ने सवाल का जवाब दिया। अगर वो सही कह रहा था तो एंड्रयू के पास सोच विचार का वक्त नहीं था। हीरे मेरे बेड के नीचे फ्लाइट केस में हैं, एंड्रयू ने कहा। क्या? ग्लाइकॉन बोला। हाँ, मैंने हीरे तुम्हारे कहने के मुताबिक जमीन में दबाए थे, लेकिन आज ही निकालकर बेड के नीचे रख दिए, एंड्रयू ने कहा। ग्लाइकॉन हरकत में आया और दूसरे सांप को भी बैग में बंद कर दिया।
और स्टडी से निकल गया। एंड्रयू सोचा था कि घर की निगरानी हो रही है, तो ये कैसे आया, कैसे निकलेगा। बीवी की तरफ नजर गई तो ग्लाइकॉन जहन से निकल गया। वो बीवी की मदद करने के लिए बेकरार था। लिजा, मेरी आवाज आ रही है? उसने बीवी को पुकारा। कदमों की चाप सुनाई दी। ग्लाइकॉन वापस आ रहा था। उसके हाथ में फ्लाइट केस था, जिसे उसने डेस्क पर रख दिया था। उसने जेब से चाकू निकाला। मैं इसके हाथों का टेप 3/4 काट दूंगा। जरा कोशिश करेगी तो आजाद हो जाएगी। जब तक ये अस्पताल जाए तुमने इसे होश में रखना है, ग्लाइकॉन ने हिदायत दी। फिर दोनों बैग उठाए और चल पड़ा। एंड्रयू हाथों की बंदिश से आजाद होने के लिए जोर लगाने लगा। फिर उसने दोबारा बीवी को आवाज दी, लिजा, तुम्हें होश में रहना है, अस्पताल जाना है, तुम बच जाओगी, अपने हाथों को आजाद करो, हम दोनों बच जाएंगे, जल्दी करो। उसने लिजा को हरकत करते देखा। लिजा, तुम कर सकती हो, शाबाश, आजाद होकर मुझे आजाद करो, हमें अस्पताल जाना है। एंड्रयू ने लुड़खुड़ाकर लिजा को खड़े होते हुए देखा। उसने मुंह का टेप भी हटा दिया था। एंड्रयू ने फिर हौसला अफजाई की। लिजा की हालत नागुफ्ता बे थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और मुंह खुला हुआ था। लिजा, हनी, सोफे की साइड टेबल से चाकू निकालो, शाबाश, हिम्मत से काम लो, एंड्रयू कह रहा था। लिजा ज़ॉम्बी के मानंद चल रही थी। सोफे की दूसरी तरफ वो झुकी, दोबारा सीधी हुई और पलटी तो उसके हाथ में पॉकेट नाइफ की बजाय गोल्फ क्लब था। हनी, तुम्हारे हाथ में गोल्फ क्लब है, चाकू लाओ। लिजा ने हाथ की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, मुझे मालूम है। वो तन्वीमी कैफियत में एंड्रयू के करीब आई, गोल्फ स्टिक को सर से बुलंद किया और लहराकर लंबी कॉस बनाते हुए शौर की खोपड़ी पर जर्ब लगाई। बेदस्तों पा एंड्रयू को कुछ कहने का मौका ही ना मिला। स्टिक का अगला मखसूस ठोस हिस्सा मौलिक साबित हुआ। एलेक्स अस्पताल में क्रिस के कमरे में थी। वो जाग रहा था। करीब बैठकर एलेक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्रिस की आंख से आंसू रुखसार पर फिसला। क्या बात है? एलेक्स ने उसका हाथ दबाया। मेरी मिसेस जॉनसन से बात हुई थी, बेन परेशान है। थोरा ने उसे कॉल नहीं की और मैंने बात की तो इसने मेरी आवाज में भी बदमजगी महसूस कर ली। क्रिस ने कहा, तुम्हें यह बताना जरूरी हो गया है कि अंकल की इत्तला के मुताबिक थोरा तुम्हें खत्म करने के प्लान से पसपा हो गई है। ये वक्त है कि थोरा को गिरफ्तार कर लिया जाए, एलेक्स ने कहा। क्रिस की आंखों में उलझन नजर आई। मतलब वो मुझे मारना नहीं चाहती? हाँ, और गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है कि उसका बदलता रवैया एंड्रयू और ट्रेवर के लिए खतरा बन चुका है, जिसका साफ मतलब है कि वो दोनों इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद वो महफूज हो जाएगी, एलेक्स ने कहा। लेकिन बेन का ख्याल कौन रखेगा? क्रिस ने पूछा। मिसेस जैक्सन, एलेक्स ने जवाब दिया। क्रिस ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं टॉम केज और मिसेस टॉम को तरजीह दूंगा। ठीक है, तुम आराम करो, मायूसी को नहीं फटकने दो, तुम ठीक होकर बेन से मिलोगे, एलेक्स ने कहा। क्रिस ने आंखें बंद कर ली। एलेक्स ने इसकी जलती हुई पेशानी पर हाथ रखा और यकलख ड्राउने इम्कान ने सर उठाया। क्या क्रिस रात गुजार लेगा? स्याह रंग की शेवी सब अर्बन एंड्रयू की रिहाइश गाह के बाहर खड़ी थी। जॉन कटर गाड़ी में बैठा तो इसमें 5 एजेंट पहले से मुंतजिर थे, 3 मर्द और 2 औरतें। उनमें से एक ने कटर को बताया कि अभी तक वकील दफ्तर जाने के लिए घर से नहीं निकला है। ये ताखीर खिलाफे मामूल है। खबर ने कटर को चौंका दिया। हमारे पास वारंट नहीं है। मैं सामने वाले दरवाजे पर जाऊंगा। जवाब नहीं मिला तो तुम लोग मकान के गिर्द फैलकर खिड़कियां चेक करना। अंदर जाने के लिए कोई वजह मिलनी चाहिए, समझ गए? कटर ने कहा। पांचों ने असबात में सर हिला दिया। शेवी स्टार्ट हुई और घर से करीबतर होती चली गई। कटर गाड़ी से उतर गया, पोर्च तक चला गया। उसने वक्फों से 2 मरतबा घंटी के बटन को दबा दिया। दूसरी मरतबा उसने 1 मिनट मजीद इंतजार किया। कोई रद्दअमल सामने ना आया। कटर ने मुड़कर इशारा किया। शेवी के तमाम दरवाजे एक साथ खुले। पांचों बाहर निकलकर घर के अतराफ में फैल गए। कटर ने तीसरी मरतबा घंटी बजाई। बादजा पोर्च से निकलकर मकान के गिर्द घूम गया। यहाँ, इधर, एक एजेंट ने चीखकर मुतवज्जा किया। कटर उस तरफ भागा। वो किचन की खिड़की थी। एजेंट पीछे हट गई। क्या है? कटर ने इस्तफसार किया। कोई औरत है, फर्श पर औंधे मुंह पड़ी है, सीधे हाथ में कार की चाबियां हैं और खून का धब्बा है, एजेंट ने बताया। कटर ने चेहरा खिड़की के शीशे से लगाया। 5 मिनट बाद स्टेट पुलिस और शेरिफ के दफ्तर में फोन कर दो, उसने कहा। एलेक्स की करोला वहां पहुंची तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियां वकील के घर के बाहर पहले से जमा थीं। कटर ने उसको इत्तला दी थी कि वकील और इसकी बीवी मर चुके हैं। वो जानती थी कि कटर बरहम हो जाएगा, क्योंकि उसने एलेक्स से कहा था कि वो दूर ही रहे। लेकिन 6 हफ्ते का खून पसीना, आंसू और भागदौड़ के बाद वो अलग नहीं रह सकती थी। शेरिफ के डिप्टी अफसरान के सामने वो बड़ी बेतनाई और एतमाद के साथ गुजर गई।
1 मिनट के अंदर वो घर की स्टडी में थी। एंड्रयू अपनी कुर्सी पर अभी तक टेप के साथ बंधा हुआ था। कुर्सी के पास 2 आदमी पैरों के बल नीचे बैठे थे। कटिंग टॉर्च के जरिए वो मुर्दा एंड्रयू की बंदिशें काट रहे थे। एक जॉन कटर था। वो खड़ा होकर मुड़ा। एलेक्स को देखकर उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। मैंने क्या कहा था, तुम कभी नहीं सुनती हो। ये मेरा केस है, उसने दूसरों को सुनाने के लिए डॉज दिया। तुम्हारे पास कोई केस नहीं है, कटर ने कहा। मैं खुद यहां आया था। मैंने शेरिफ को बताया था कि इस घर में बायो वेपन की मौजूदगी का बड़ा इम्कान है। कटर ने नरम होते हुए मौजू का रुख बदल दिया। मैंने कहा था कि जब तक हम बायो वेपन चेक ना कर लें, वो लोग तब तक कत्ल की तफ्तीश शुरू नहीं कर सकते, कटर ने कहा। सेफ में क्या है, एलेक्स ने इशारा किया। अभी देखना बाकी है। इस दौरान तुम डेस्क पर नोटपैड चेक करो, कटर बोला। एलेक्स पैड की तरफ मुतवज्जा हो गई और अंदाजा लगाया कि पहले भी कोई पैड को चेक कर चुका है। एक सफ़े पर पेंसिल से लकीरें और नंबर्स थे। मेरा ख्याल है कि ये जीपीएस को कोऑर्डिनेशन है। एलेक्स ने लकीरों पर गौर किया। ऐसे ही मालूम होता है। वक्त और तारीख कौन सी है, कटर ने कहा। एलेक्स ने नंबर्स देखे। ओ गॉड, ये तो आज की तारीख है, दिन के 2 बजे। तुम्हारा वकील दोस्त फरार होने वाला था, जॉन कटर ने कहा। हमारे एक आदमी ने कोऑर्डिनेशन देखी है। उसका कहना है कि ये गल्फ कोस्ट का इशारा है, कटर ने कहा। इस दौरान एक एहलकार ने सेफ खोल दिया और चंद कागजात निकालकर फर्श पर रखे। कटर और सेफ खोलने वाला दोनों कागजात पर झुके हुए थे। एलेक्स के सवाल पर कटर ने 2 अदद पासपोर्ट के बारे में बताया। दोनों को कोस्टा रिका के थे। क्या हमारा मुआहिदा नहीं है इनके साथ? मतलब मुल्जिमान मुजरिमों के तबादले का, एलेक्स ने कहा। ऐसा ही है, कटर ने जवाब दिया। वो इंश्योरेंस के कागजात, वसीयतें और मुआहिदे वगैरह को खंगाल रहा था। कुछ नया मिला, एलेक्स ने सवाल किया। ये क्या है, वो बड़बड़ाया। इसके हाथ में एक फोटो थे। ये किसी यॉट की तस्वीर थी। एलेक्स ने झुककर फोटो को देखा। ये किश्ती तो नहीं है, क्रूज शिप कह लो। इस पर समुद्र में पूरी दुनिया घूमी जा सकती है, एलेक्स ने कहा। कटर ने दूसरा कागज उठाया और सीटी बजाई। ये डॉक्यूमेंट क्यूबा के पानियों में महफूज रास्ता फराहम करने की जमानत है। जमानत और इजाजत, उसके कागज पर नजर दौड़ाते हुए कहा। क्यूबा में हवाना की मरीना पोर्ट में दाखिले का इजाजतनामा है और दस्तखत क्यूबा के वजीर दिफा ने किए हैं। ये परवाने जमानत एल्डन ट्रेवर एमडी के लिए है, कटर बोला। एलेक्स ने कागज लेकर हर सतर पढ़ी। उसके दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। ये फोटोकॉपी है, वो बोली। जाहिर है असल ट्रेवर के पास होगी, और ये सबूत है कि एंड्रयू और ट्रेवर मिलकर काम कर रहे थे, कटर ने कहा। लेकिन उसने यहां खून बहाया है, तो ये अहम फोटोकॉपी क्यों छोड़ दी, एलेक्स ने सवाल किया। 2 बातें मुमकिन है। खून इसने बहाया है, इस पर आगे बात करूंगा। 2 में से पहला इम्कान यह है कि इसको यकीन होगा कि हमारे मुतवज्जा होने तक वो हमारी पहुंच से निकल जाएगा। दूसरा इम्कान यह है कि कुछ ऐसा हुआ है जो उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। मसलन ये दोनों कत्ल, एंड्रयू और इसकी बीवी की वजह मौत सामने है, एक सांप के काटने से, और दूसरी वजह सर पर मौलिक जर्ब। आलय कत्ल में से सांप नहीं है, लेकिन गोल्फ क्लब मौजूद है, कटर ने जवाब दिया। कटर ने वक्फा लिया और फिर कहना शुरू किया। क्या इन दोनों को ट्रेवर ने मारा है? कोई बात है जो हजम नहीं हो रही, कटर बोला। एलेक्स ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कटर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। देखो, यहाँ की निशानियां बता रही हैं कि दोनों को बांधा गया था, लेकिन लिजा क्यों और कैसे आजाद हुई? मेडिकल रिपोर्ट में भी वजह मौत इसी तरह लिखी हुई आएगी। लेकिन कातिल अगर यहाँ था तो वो ट्रेवर था। इसकी उंगलियों के निशानात यहाँ से नहीं तो अस्पताल में इसके दफ्तर से मिल जाएंगे। लेकिन वो इतना अहमक नहीं होगा कि गोल्फ क्लब के लिए दस्ताने इस्तेमाल ना किए हों, और अगर गोल्फ क्लब से किसी और की उंगलियों के निशानात मिले तो कहानी उलझ जाएगी। अब बोलो, क्या कह रही थी? कटर ने कहा। कातिल वही है। मेरे ऊपर पहला हमला जिसने किया, मैं उसे पहचान नहीं सकी थी। मैं बच गई, और बाद में जब होटल पहुंची तो मेरे कमरे के बाथरूम में जहरीला सांप मौजूद था। इत्तेफाक से मैं फिर बच गई। इस वक्त मैं सांप के बारे में अंदाजा ही लगा सकती थी, लेकिन तुमने जो हिस्ट्री बताई है उसके मुताबिक इसका वास्ता बचपन से सांपों के साथ रहा था, तो यहाँ पर तरीका वारदात उसी का है। लेकिन कुछ देर के लिए सही, फिलहाल 2 सवाल काबिल गौर हैं। पहला सवाल यह है कि सांप एंड्रयू के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा सवाल कि मरने वालों में एक कैसे आजाद हुआ। मजीद ये कि लिजा आजाद हुई तो वो जिंदा थी, अलबत्ता सांप ने डसा था, लिहाजा वो खतरे में थी। ऐसी सूरत में चाबियां लेकर कहाँ जाना चाहती थी? जाहिर है कि अस्पताल, लेकिन मंतकी एतबार से इसे एंड्रयू को खोलना चाहिए था। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब यह हुआ कि एंड्रयू मर चुका था। एलेक्स ने अपना तज्जिया पेश किया। लेकिन लिजा 911 कॉल कर सकती थी।
किसी ने फोन के तार काट दिए थे, कटर ने बताया। बहरहाल ये मुअम्मा इतना बड़ा नहीं है, जल्द हल हो जाएगा, कटर ने पुरसोच अंदाज में कहा। लेकिन क्यूबा ने किसके लिए ट्रेवर को अपने मुल्क में आने की इजाजत दी? एलेक्स ने सवाल किया। मैं शर्त लगाता हूं कि DGI, क्यूबा की सीक्रेट एजेंसी, ने इसको क्यूबा में काम करने की पेशकश की होगी। वही वायरस कैंसर प्रोग्राम। कुछ अरसे के लिए रुपोश रहने के लिए क्यूबा इसके लिए बेहतरीन है, कटर ने कहा। मतलब क्यूबन बायोवेपन में दिलचस्पी रखते हैं? एलेक्स ने कहा। हाँ ऐसा है, जॉन कटर ने जवाब दिया। क्या ये पेट डेस्क पर ही था? एलेक्स ने पूछा। नहीं, वो किचन में रेफ्रिजरेटर के ऊपर से मिला था और इसके ऊपर एक ट्रे रखी थी। एक और बात ये कि गार्डन में ताजा खुदाई के आसार हैं, वहां से कुछ निकाला गया था, कटर ने कहा। कैश? एलेक्स ने कहा। मेरा नहीं ख्याल कि कैश होगा, गोल्ड हो सकता है, कटर ने अपना अंदाजा बताया। सर एक एहलकार टॉर्च के साथ उनके करीब आया। यहां मरने वाले ने फर्श पर पैर के जरिए खून से नंबर लिखने की कोशिश की है। 2 हिंस से मालूम होते हैं, 2 और 3, 23, ए के 2 हिंस से। आने वाला बोला। फोटो बना लो, कटर ने हिदायत दी और एलेक्स का बाजू थाम कर स्टडी से निकल गया। लेजा ख्वामख्वा मारी गई। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे 2 अफवाज के दरमियान लड़ाई में आम लोग मारे जाते हैं। और वो आदमी ट्रेवर FBI की निगरानी के बावजूद कोई इशारा दिए बगैर आया और चला भी गया। वो एक खतरनाक हरीफ है, कटर ने कहा। कटर ने रुककर एलेक्स के दोनों शानों पर हाथ रखे और आंखों में झांका। मेरी बात सुनो, तुम खुद को इस लफड़े से बाहर रखो। ये केस कौमी सलामती का मामला बनता नजर आ रहा है। कम से कम इस वक्त तक दूर रहो, जब तक हम ये जान ना जाए कि फितने को कैसे हैंडल करना है। टेलर को भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम यहाँ थी, कटर ने कहा। इस वक्त एक एजेंट ने वहां आकर बताया कि कटर के लिए कॉल है। वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो इसका मुंह बना हुआ था। डॉटसन की कॉल थी, वो बोला। टेलर ने उसे इत्तला दिया कि मैंने जवाबित से हटकर इकदाम कर रहा हूं। मैंने जब ट्रेवर की लैब और इसके तजर्बात के बारे में बताया तो वो कुछ धीमा पड़ गया, लेकिन तुम्हारा जिक्र ले बैठा। कह रहा था कि ब्यूरो तुम्हारे बारे में कई शिकायत ईमेल के जरिए वसूल कर चुका है। शिकायत एंड्रयू करता था कि तुम इसको अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझती हो। डॉटसन ने वकील के ही हवाले से बताया कि तुमने किसी नेवल बायर्ड को हायर किया था। वो डाउनटाउन में एक होटल से पकड़ा गया। उसके पास से निगरानी और जासूसी के हाईटेक आलात बरामद हुए हैं। तफ्तीश के दौरान उसने बताया कि अलेक्जेंड्रा मोर्स ने उसे दुगने मुआवजे पर एंड्रयू की जासूसी पर लगाया था। कटर बोल रहा था। एलेक्स का मुंह खुल गया। उसने नफी में सर हिला दिया। बाय गॉड, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, एलेक्स बोली। कटर ने एलेक्स की आंखों में देखते हुए कहा। फिर मैंने सेफ से मिलने वाले कागजात के बारे में। तुम खुद खुशकिस्मत हो कि वो कागजात बरामद हुए, कटर ने कहा। क्यों, तुम भी तो लकी रहे। बहरहाल शुक्रिया, एलेक्स ने कहा। कटर हंस पड़ा। तुमने GPS के बारे में बताया? बताना था, बात डॉटसन से भी ऊपर जाएगी। कुछ कामयाबी तो हुई है, लेकिन जंग अभी हमने जीती नहीं है। कटर शेवी की तरफ चल पड़ा था। कहाँ जाना है? एलेक्स ने कहा। तुम तो अस्पताल जाओ, मैं इस आदमी को देखूंगा जो दावा कर रहा है कि तुमने इसको हायर किया था। बिलाशुबा उसे ट्रेवर ने इस्तेमाल किया होगा। उसे बाखबर रहना था कि एंड्रयू को इसको डबल क्रॉस ना करे, कटर ने कहा। इस वक्त एक एजेंट ने फिर मुदाखलत की और बताया कि एंड्रयू की कार की डिग्गी में एक लाश मौजूद है। तुम यहीं रुको, कटर ने एलेक्स को इशारा किया और खुद घर की तरफ वापस भागा। एलेक्स ने 5 तक गिनती की और उसके पीछे दौड़ पड़ी। एलेक्स अस्पताल में क्रिस के कमरे के बाहर खड़ी थी। टिश्यू से आंखें खुश्क की और हिम्मत करके अंदर चली गई। बेड पर इसकी हालत देखकर वो और टूट गई। थोरा की मौत की खबर देने का ये मौजू वक्त नहीं था। क्या करना चाहिए? उसने करीब जाकर उसके हाथ पकड़ लिए। एलेक्स, करीब हो जाओ, क्रिस ने सवालिया सरगोशी की। एलेक्स ने उसके हाथ पर बोसा दिया। हमदर्दी उसके होंठों पर कमजोर मुस्कुराहट नजर आई। शायद। कीमोथेरेपी का क्या हुआ? एलेक्स ने मुबहम जवाब दिया। नहीं, वायरस कैंसर प्रोग्राम और ट्रेवर की लैब की खबरों ने यह हकीकत वाजे कर दी है कि उसने मुझे रेट्रो वायरस इंजेक्ट किया है और कोई वायरस चंद रोज में कैंसर को जाहिर नहीं कर सकता। वक्त लगेगा। बेहतरीन हल यह है कि फिलहाल एंटीवायरल ड्रग्स पर इन्हिसार किया जाए, क्रिस ने कहा। एलेक्स कुछ देर खामोश हो गई, फिर कहा, मुझे कुछ बताना है। एलेक्स बोली। ओ गॉड, क्या कर दिया है उसने? क्या बेन को ले गई? वो डॉक्टर टॉम केज के घर पर था, क्रिस ने पलकें झपकाई। नहीं, ये बात नहीं है, एलेक्स ने सर झुका लिया। क्या बात? क्रिस थोड़ा जिंदा नहीं है, एलेक्स ने कहा। वो खामोश था, चेहरा सपाट था। यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन उसे मार दिया गया है।
शायद एंड्रयू ने या फिर ट्रेवर ने, एलेक्स बोली। कैसे? वो खला में तुक रहा था। एलेक्स आंखों का तासुर पड़ने में नाकाम रही। एलेक्स ने अटक अटक कर बताया कि किसी वजनी चीज की जरब से हलाक किया गया है। क्रिस्ने के चेहरे पर बेयकीनी नजर आई, लेकिन एलेक्स जान गई कि उसने हकीकत को तस्लीम कर लिया है। मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इत्तला कहीं और से आती तो तुम्हारे लिए और ज्यादा बुरा था। एलेक्स ने नरमी से उसका लरसता हुआ हाथ दबाया। बेन को पता है? क्रिस बोला। नहीं, वो ला इल्म है, एलेक्स ने कहा। मुझे बेन से मिलना है, उसने ख्वाहिश जाहिर की। एलेक्स पहले ही बंदोबस्त करती हुई आई थी। उसने घड़ी देखी। वो पहुंचने वाला होगा, मैंने डॉक्टर टॉम को फोन कर दिया था, एलेक्स ने कहा। शुक्रिया। अब तुम ट्रेवर का सुराग लगाओ, क्रिस ने एलेक्स की तरफ देखकर कहा। उन्होंने मुझे साइडलाइन कर दिया है, तमाशाई बना दिया है, एलेक्स ने कहा। क्या फर्क पड़ता है? क्रिस अचानक बरहम हो गया। तुमने कब किसी से इजाजत मांगी है? मुझे और बहन के बेटे को सिर्फ तुम बचा सकती हो। तुमने उसे खोद निकाला तो वही तुम्हारी बहनोई को मुजरिम बनवा देगा। इलावा अजीम डॉक्टर्स को बताएगा कि उसने मेरे जिस्म में क्या डाला है। तुम समझ रही हो? क्रिस ने कहा। एलेक्स क्रिस के तेवर देखकर हैरत ज़दा रह गई। पहली मर्तबा उसके सामने वो इस तरह गुस्से में आया था। वो सोच रही थी कि क्या बोलना चाहिए कि मान सेलफोन बोलने लगा। कटर की कॉल थी। मैं तुम्हारे दोस्त नेवल बाइट के साथ बैठा हूं। बाइट ने तस्लीम कर लिया कि उसकी खिदमत ट्रेवर ने हासिल की थी। कटर ने बताया। तुमने कैसे उगलवाया? एलेक्स ने इस्तफसार किया। साथ ही उसे स्पीकर ऑन कर दिया कि क्रिस भी सुन सके। मैंने जब बायर्ड और इसके वकील के सामने कौमी सलामती जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो दोनों खुलते चले गए। कटर की आवाज आई। लेकिन ट्रेवर ने बायर्ड को महज एंड्रयू पर नजर रखने के लिए हायर नहीं किया था। एंड्रयू ने डिजिटल मैकेनिज्म सेट किया हुआ था। वो मैकेनिज्म एंड्रयू के लिए इंश्योरेंस की मानंद था। अगर किसी मरहले पर ट्रेवर एंड्रयू को खत्म करता तो डिजिटल मैकेनिज्म मुतहरिक होकर ट्रेवर को भी फंसवा देता। ट्रेवर को मैकेनिज्म की तलाश थी जिसका सुराग बायर्ड ने लगाया था। कटर बोला। वजाहत करो, एलेक्स ने कहा। एंड्रयू एक डच इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करता था। साइट का नाम एक्स निहिलो है। हर रोज वो लॉग ऑन होता और तस्दीक के लिए पासवर्ड्स की सीरीज इस्तेमाल करता। पासवर्ड से तस्दीक होती कि वो जिंदा है। जिस रोज वो ऐसा ना करता तो डच साइट का मैकेनिज्म मुतहरिक हो जाता। दोनों ने मिलकर जो जुराइम किए उनकी एक डिजिटल कैटलॉग दो जगह चली जाती, ब्यूरो में और मिसिसिपी स्टेट पुलिस में। कटर ने कहा। अब तुम बताओगे कि वो फाइल तुम्हारे पास है? एलेक्स ने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फाइल को खोल नहीं सकता। आखिरी बार इस्तेमाल किया गया पासवर्ड मेरे पास नहीं है। एंड्रयू ने कभी भी फाइल हासिल करने की कोशिश नहीं की। बायर्ड दौरान निगरानी पासवर्ड हैक करने के लिए इंतजारी करता रहा। बायर्ड ने कई तरह कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। कटर बोल रहा था। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? एलेक्स ने सवाल किया। मैं सोचा हूं कि जब ट्रेवर ने गोल्फ क्लब से इसका सर फाड़ा, आखिरी सांस से पहले एंड्रयू के दिमाग में यही बात होगी कि बास्टर्ड से इंतकाम लिया जाए। उसका फोन तो कटा हुआ था। बंदे होने की वजह से वो मोबाइल या किसी और तरीके से कुछ नहीं कर सकता था। कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने फर्श पर खून की मदद से पांव इस्तेमाल किया। ए के 2 हिंस से 23। मेरा दिमाग चकरा गया है कि इसका क्या मतलब हुआ, कटर कह रहा था। वाह, बहुत अच्छे। एलेक्स की आवाज खुद ब खुद बुलंद हो गई। वाह वाह वाह, क्या लेकिन क्या मतलब हुआ? कटर ने मजाका उड़ाया। एलेक्स की आवाज हल्की हो गई। मैं इतनी तेज नहीं हूं, दफतन क्रिस पुरसोच आवाज में बोला। उसे फाइल हासिल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन बायर्ड ने दूसरे पासवर्ड्स तो मालूम किए होंगे। ये इशारा इस पासवर्ड का लगता है जो उसे फाइल हासिल करने के लिए कभी इस्तेमाल करना होगा, और मरने से पहले उसने बताने की कोशिश की थी। क्रिस बोल रहा था। क्या कहना चाहते हो? एलेक्स ने हैरत से क्रिस की तरफ देखा। कौन बोल रहा है? कटर ने सवाल किया। क्रिस की आवाज है। तुम जरा रुको, एलेक्स ने जवाब दिया। फिर सवालिया नजरों से क्रिस को देखा। शायद मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे दूसरे पासवर्ड्स बताओ। क्रिस ने दूसरी मर्तबा एलेक्स को हैरत ज़दा कर दिया था। कटर, तुम सुन रहे हो? एलेक्स ने कटर को मुखातिब किया। हाँ, बताता हूं, जॉन कटर की आवाज आई। एक तो पाई का नंबर है, डेसिमल का 9वां नंबर और चंद क्लासिकल अदब से लिए गए नाम हैं। चंद साइंसी नाम, मसलन 1 से रोशनी की रफ्तार, कटर कह रहा था। क्रिस ने एलेक्स की कोहनी पकड़ी। मेरी अकल और यादाश्त सिर्फ एक ही नाम सामने लाती है जो ए से शुरू होता है, वो है एवोगाड्रो का नंबर। एवोगाड्रो का नंबर क्या है? एलेक्स ने क्रिस को देखा। केमिस्ट्री में ये अपनी जगह पर मुस्तकिल है। ये मोलर कंसंट्रेशन के साथ होता है। मोलर कंसंट्रेशन कीमियाई अनासर का पैमाना है। केमिस्ट्री का हर तालिब इल्म इसको हाई स्कूल में अजबर करता है। 6.022 ज़रब 10
और पावर होगी 23, क्रिस ने कहा। एलेक्स ने सर हिला दिया। ये सब कैसे टाइप करेंगे? कटर ने सवाल किया। उसने क्रिस की बातें सुन ली थी। क्रिस ने जवाब दिया, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 1023, क्रिस ने कहा। ठीक है। कटर अब बायर्ड को टाइप करने का कह रहा था। एलेक्स पुरउम्मीद अंदाज में मुंतजिर थी। नहीं, ये नहीं है। कटर की आवाज में जोश कम हो गया। एलेक्स ने आंखें बंद कर ली। डेसिमल डॉट हटाकर कोशिश करो, डॉक्टर क्रिस ने कहा। करता हूं। स्पीकर ने कटर की आवाज को खारिज किया। 1 मिनट से पहले ही कटर का नारा सुनाई दिया। एलेक्स ने इतनी सख्ती से फोन पकड़ा कि उसकी उंगलियां दुखने लगी। बताओ, फाइल में क्या है? एलेक्स ने लर्जीदा आवाज में सवाल किया। माय गॉड, एतराफात हैं, काफी सफात के साथ, कटर बोल रहा था। ग्रेस का नाम है? एलेक्स की धड़कन नाहमवार हो गई। मैं देख रहा हूं, कटर बोला। ग्रेस फीनल, कटर ने नाम पढ़ा। एलेक्स की आंखों से आंसू निकलकर रुखसारों पर बह निकले। हलक में गोला सा फंस गया। क्रिस ने एलेक्स का हाथ सहलाया। कॉपी बना लो। और क्रिस्टोफर शेफर्ड, क्रिस का नाम देखो। एलेक्स ने खुद पर काबू पाया। बायर्ड कॉपी बना रहा है, मैं देखता हूं। एलेक्स, डॉक्टर क्रिस शेफर्ड एमडी का नाम भी है। फाइल एक खौफनाक सबूत है। इन दोनों ने मिलकर 19 अफराद को कत्ल किया है। कटर दोबारा पुरजोश हो गया। 1 मिनट ठहरो। वो खामोश हो गया। जरा देर बाद फिर आवाज आई। अभी मेरे हाथ में एक पर्चा पहुंचाया गया है। वो यार्ड या पावर बोट नजर आ गई है। ये इत्तला पर्चे पर फॉरेस्ट काउंटी के डिप्टी शेरिफ की तरफ से है। स्यारंग का डॉज ट्रॉलर फोटो वाली यॉट को हाईवे 49 पर टो कर रहा है, कटर ने कहा। ड्राइवर को देखा गया है? एलेक्स ने बेचैनी से सवाल किया। वो गंजा है, हट्टा कट्टा और चेहरे पर दाढ़ी है। बाएं रुखसार पर नुमाया निशान है, जवाब आया। एलेक्स का दिल बुरी तरह धड़का। मैं समझ गई। समझो हमने पकड़ लिया, एलेक्स ने कहा। नहीं, अभी ये मालूम हुआ है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। खबर 15 मिनट पहले की है और गालिबन रुख गल्फ कोस्ट की सिमत में है, कटर ने कहा। सिमत में क्या शक है? क्या हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते? मतलब जीपीएस कोऑर्डिनेशन? एलेक्स ने कहा। हाँ, वो लोकेशन गल्फ ऑफ मैक्सिको की है, जुनूब की तरफ 24 मील के फासले पर पेटी बॉय का जजीरा, कटर बोला। वो कोस्ट गार्ड की पहुंच से निकल गया है। एलेक्स ने घड़ी देखी। तकरीबन 1.25 घंटे के फासले पर है, एलेक्स बोली। परेशान मत हो, मैंने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया है। तुम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर यूएमसी अस्पताल जहां वो क्रिस के साथ मौजूद थी कि हेलीपैड पर रहना, मैं उठा लूंगा। 10 मिनट लगेंगे। जैक्सन से SWAT टीम को लेंगे और मैं न्यू ऑर्लियंस के ऑफिस में अपने आदमियों से राब्ता कायम करूंगा। पैड पर पहुंचो तो अपना तारुफ ब्यूरो एजेंट के तौर पर करा देना। मैं पहुंच जाऊं, कटर ने कहा और फोन बंद हो गया। एलेक्स ने क्रिस को देखा। वो इसी को देख रहा था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती क्रिस, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, एलेक्स ने कहा। मैं ठीक हूं, तुम जाओ और ट्रेवर को लेकर ही वापस आना, क्रिस ने कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।